नमस्कार। उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं अखिलेश चंद्र गैरोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। अब पैसों की कमी नहीं बनेगी होनहार छात्रों की उच्च शिक्षा में रुकावट। केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को दी मंजूरी। 10 लाख तक के लोन के लिए नहीं देनी होगी जमानत। मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में 120 करोड़ 52 लाख रुपए की लागत से बने उत्तराखंड निवास का किया लोकार्पण। श्री अन्न और जैविक उत्पादों के लिए लगेंगे विशेष काउंटर। उत्तरकाशी पहुंचकर विकास कार्यों की भी की समीक्षा। केंद्र से मिली सौगात। पिथौरागढ़ से दिल्ली के बीच आसान होगा सफर। कल से सप्ताह में 3 दिन उड़ान भरेगा एलायंस एयर का विमान। कल देहरादून में जुटेंगे देश भर के प्रवासी उत्तराखंडी। देश प्रदेश का नाम रोशन करने वाले प्रवासियों को सम्मानित करेगी सरकार। और चमोली में राज्य स्तरीय बालिका वॉलीबॉल प्रतियोगिता की शुरुआत। गोपेश्वर के स्पोर्ट्स स्टेडियम में रात में भी हो रहा खेलों का आयोजन। 12 जिलों की 150 से ज्यादा खिलाड़ी ले रही भाग। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णय के बारे में आज नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बिना किसी जमानत के ऋण प्राप्त करने के पात्र होंगे। उन्होंने कहा कि यह योजना इसलिए शुरू की गई है ताकि वित्तीय बाधाओं के कारण भारत का कोई भी युवा गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित न रहे। आज एक नई स्कीम अप्रूव हुई है, फुल्ली सेंट्रल स्कीम है, प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी स्कीम। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी स्कीम। दिस स्कीम बेसिकली एम्पावर्स द यूथ एंड मिडिल क्लास। कोई भी छात्र, कोई भी स्टूडेंट जिसको अच्छी यूनिवर्सिटी में, अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिला हो, वो वंचित न रहे जस्ट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। ये इसका उद्देश्य है। हर एक छात्र, एवरी स्टूडेंट जिसको फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत है, अगर उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत है और अच्छे यूनिवर्सिटी में या अच्छे किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में उसका एडमिशन हुआ है, तो वो वंचित न रहे। इस उद्देश्य के साथ उसे गारंटी रहे कि उसको फाइनेंसिस के कारण पढ़ाई में बाधा नहीं आएगी। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने भारतीय खाद्य निगम के लिए 10,700 करोड़ रुपए की इक्विटी के निवेश को भी मंजूरी दी है। वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्रिमंडल का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से यह कदम शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी पहल है। इस ऐतिहासिक निर्णय से गरीब और मेधावी छात्रों के उज्जवल भविष्य की राह आसान होगी। छात्रों को कम ब्याज दर पर 10 लाख रुपए तक का लोन मिलने से उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की वित्तीय बाधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। केंद्र सरकार और एशियाई विकास बैंक एडीबी ने उत्तराखंड में जल आपूर्ति, स्वच्छता, शहरी गतिशीलता और अन्य शहरी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए $200 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता उत्तराखंड जीवन यापन सुधार परियोजना के लिए किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य शहरी बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है। इस परियोजना से हल्द्वानी में परिवहन, शहरी गतिशीलता, जल निकासी, बाढ़ प्रबंधन और समग्र सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर किया जाएगा। इसके अलावा कुशल और जलवायु रोधी जल आपूर्ति प्रणालियों को विकसित करके प्रदेश के 4 शहरों चंपावत, किच्छा, कोटद्वार और विकासनगर में जल आपूर्ति वितरण में सुधार किया जाएगा। परियोजना के तहत हल्द्वानी में 16 किलोमीटर जलवायु रोधी सड़कों का विकास, इंटेलिजेंट यातायात प्रबंधन प्रणाली और इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा।
शहर को आपदा से निपटने के प्रति तैयार करने और बाढ़ प्रबंधन में सुधार लाने तथा पूर्व चेतावनी प्रणाली लागू करने के लिए परियोजना के तहत 36 किलोमीटर लंबी वर्षा जल निकासी और सड़क किनारे नालियों का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा सार्वजनिक सेवाओं में सुधार के लिए एक हरित प्रमाणित प्रशासनिक परिसर और बस टर्मिनल बनाया जाएगा। परियोजना के तहत विकासनगर में सीवेज उपचार सुविधाओं द्वारा स्वच्छता कवरेज में सुधार करने का भी प्रबंध है, जिससे लगभग 2000 घरों को लाभ होगा। यह परियोजना महिलाओं के लिए भी पहल शुरू करेगी। इसके तहत महिलाओं को बस चलाने, बस टिकटिंग और इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशनों के संचालन पर आजीविका कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। जल आपूर्ति प्रणालियों की निगरानी में महिलाओं की भूमिका को देखते हुए यह परियोजना जल आपूर्ति और स्वच्छता सेवाओं के संचालन और प्रबंधन में कमजोर परिवारों सहित महिलाओं की क्षमता का निर्माण करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई दिल्ली के चाणक्यपुरी में नवनिर्मित राज्य अतिथि गृह उत्तराखंड निवास का लोकार्पण किया। इस बहुमंजिले भव्य उत्तराखंड निवास के निर्माण पर 120 करोड़ 52 लाख रुपए की लागत आई है। इसके निर्माण में राज्य की संस्कृति, लोक कला और वास्तुकला का समावेश किया गया है। उत्तराखंड निवास की दीवारें पारंपरिक रूप से पहाड़ी शैली के पत्थरों से निर्मित हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आरामदायक आवास व्यवस्था और उत्तराखंड की संस्कृति की झलक को समेटे यह भवन राष्ट्रीय राजधानी में हमारे प्रदेश की गरिमा का प्रतीक बनेगा। उन्होंने उत्तराखंड निवास में राज्य के पारंपरिक व्यंजनों की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए। साथ ही श्री अन्न, जैविक उत्पादों और राज्य की पहचान टोपी, पिछौड़ा, शॉल, जैकेट व अन्य प्रसिद्ध उत्पादों की बिक्री के लिए अलग से एक काउंटर की व्यवस्था करने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी 9 नवंबर को हम उत्तराखंड राज्य की रजत जयंती वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड निवास का लोकार्पण श्रेष्ठ राज्य बनाने के हमारे संकल्प को मजबूती प्रदान करेगा और राज्य को आगे बढ़ाने में हम सबको प्रेरित करेगा। मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की उपलब्धियों को गिनाने के साथ ही घोषणा की कि अगले बजट सत्र में सख्त भू कानून लाया जाएगा, जिसकी काफी लंबे समय से प्रतीक्षा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने लैंड जिहाद के खिलाफ मजबूती से मुहिम चलाकर अब तक करीब 5000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन मुक्त कराई गई है। इस जमीन पर गैर कानूनी रूप से कब्जा किया गया था। लोकार्पण समारोह में उत्तराखंड के कई सांसद, मंत्री व अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दोपहर बाद उत्तरकाशी पहुंचे, जहां कलेक्ट्रेट सभागार में उन्होंने अधिकारियों की बैठक में जिले में संचालित सरकार की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचे, यह प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तरकाशी जिले में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। देश विदेश का पर्यटक 12 महीने यहां आना चाहता है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री काशी विश्वनाथ व शक्ति मंदिर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में भी शामिल हुए। तो सबसे पहले यहाँ उत्तरकाशी, क्योंकि हमारा सीमांत जनपद है, सीमांत जनपद में सभी सरकार की योजनाएं धरातल पर उतरे, आम आदमी को उसका लाभ पहुँचे और समाज के अंतिम छोर में रहने वाले व्यक्ति तक विकास पहुँचे, इसको लेकर यहाँ समीक्षा बैठक की गई है। सभी विभागों की समीक्षा यहाँ पर हुई और सरलीकरण, समाधान और निस्तारण तो हमारा कार्य करने का एक मंत्र रहा है। ये मंत्र प्रभावी तरीके से नीचे जा रहा है। सरकार की योजनाएं का लाभ आम व्यक्ति तक पहुँचे, उन योजनाओं की जानकारी पहुँचे, उस पर भी विस्तृत रूप से आज यहाँ पर समीक्षा हुई है। गुरुवार से पिथौरागढ़ और दिल्ली के बीच सीधी विमान सेवा शुरू होने जा रही है। पिथौरागढ़ के दौरे पर आए केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने बताया कि लंबे समय से जनता की मांग को देखते हुए पिथौरागढ़ से दिल्ली के लिए 42 सीटर विमान से सीधी हवाई सेवा शुरू की जा रही है। उन्होंने बताया कि अलायंस एयर द्वारा शुरू की जा रही ये हवाई सेवा अभी हफ्ते में 3 दिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को चलेगी। जानकारी के मुताबिक सुबह 9:20 पर दिल्ली से उड़ान भरकर अलायंस एयर का यह विमान 11:15 बजे नैनी सैनी एयरपोर्ट पिथौरागढ़ उतरेगा। इसके बाद नैनी सैनी एयरपोर्ट से 11:15 पर दिल्ली के लिए उड़ान भरेगा। ये अपने आप में बड़ा सौभाग्य है। लगातार जिस प्रकार से ये 25-30 सालों से हमारा रनवे बना था, इस पर कुछ काम नहीं हो पा रहा था नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में, और
लगातार प्रयास करने के बाद इसको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की क्लियरेंस कराना, डीजीसीए की क्लियरेंस कराना, इसके समस्याओं का समाधान करा करके इस रनवे को चालू किया है। और इस रनवे के अंतर्गत आज हमारे पास पंतनगर के लिए, देहरादून के लिए और पिथौरागढ़ के लिए हमारी फ्लाइटें चल रही है। और चूंकि अब बहुत समय से मांग थी कि दिल्ली के लिए भी फ्लाइट चले, कल से ATR 42 जो दिल्ली से पिथौरागढ़ नैनी-सैनी रनवे में आएगी और यहाँ से दिल्ली को जाएगी। ये अपने आप में एक पिथौरागढ़ के लिए सौगात है। लोकसभा चुनाव की लंबी आचार संहिता और फिर वर्षा काल ने प्रदेश सरकार की विकास कार्यों की गति बढ़ाने और दूरस्थ क्षेत्रों तक मूलभूत सुविधाओं के ढांचे के विस्तार के प्रयासों पर प्रभाव डाला है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में पूंजीगत मद में 15 अक्टूबर तक यानी 6 माह से अधिक समय बीतने के बाद भी मात्र 3,140 करोड़ की राशि यानी महज 35% बजट ही खर्च किया जा सका। गत वित्तीय वर्ष की तुलना में यह काफी कम है। वित्तीय वर्ष 2023-24 की पहली छमाही में 4,800 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई थी। अब वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही की शेष अवधि में 11,000 करोड़ से अधिक खर्च करने का दबाव सरकार पर है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में विकास योजनाओं और परिसंपत्तियों के निर्माण कार्यों के लिए पूंजीगत मद में 14,857 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। इसमें से 4,479 करोड़ की राशि विभागों को खर्च के लिए आवंटित की जा चुकी है। सचिव वित्त दिलीप जावलकर ने कहा कि समय समय पर बजट खर्च की समीक्षा की जाती है। इस बार कम बजट खर्च का कारण चुनावी आचार संहिता व वर्षा काल रहा। भारत सरकार ने प्रोत्साहन धनराशि दी है। उम्मीद है कि अगले माह तक 55% का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। देखिए, वित्त विभाग और नियोजन विभाग द्वारा समय समय पर ये देखा वित्त समय समय पर बजट का व्यय किया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, इसकी निरंतर समीक्षा की जाती है। और अभी के हम लोग जब समीक्षा करते हैं तो लगभग 35% के करीब हमारा बजट जो है व्यय हुआ है। हम लोग उसको बहुत पिछले गत वर्ष के संदर्भ में देखेंगे तो उसको बहुत अच्छी हम लोग अचीवमेंट उसको नहीं कह पाएंगे, लेकिन इसके पीछे कुछ कारण भी रहे हैं। एक तो इस बार के आप जानते हैं कि वृष्टि जो वर्षा हुई है वो बहुत ज़्यादा हुई है, उसके चलते कार्य काफ़ी प्रभावित हुए हैं, नंबर 1। दूसरा, हमारे यहाँ पर जो है इलेक्शन का ये साल रहा हुआ है, उसके चलते भी है प्रथम कुछ महीनों में व्यय का प्रतिशत कम रहा है, लेकिन अभी काफ़ी अच्छी गति से हम लोगों को व्यय में वृद्धि दिख रही है। पिछली बार हम लोगों ने कैपिटल के संसाधनों में अतिरिक्त व्यय जो किया हुआ था, उससे हम लोगों को भारत सरकार ने एक प्रोत्साहन धनराशि दी है और उसके चलते लगभग 66 करोड़ रुपए हम लोगों को अतिरिक्त बोनस के रूप में एक तरीके से भारत सरकार ने हमें SSCI के अंतर्गत दिया है। उसके प्रस्ताव भी हम लोग भारत सरकार को भेज रहे हैं। इस बार भी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि हम लोगों को अगले माह तक हम लोग 55% तक का कैपिटल एक्सपेंडिचर का लक्ष्य पूर्ण कर सके। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। It's another 6. रिचार्ज, जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए RBI लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, OTP, CVV डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर वो की मैं RBI कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। में बेहद ही कॉम्पिटिटिव है, इसीलिए हम लेकर आए हैं आपकी समस्याओं का एक समाधान, यानी डॉक्टर कंचन्स ABS कोचिंग हब फॉर ऑल क्लासेस, बोर्ड्स एंड सब्जेक्ट्स, ऑल अंडर वन रूफ, जहां सभी सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स और डेडिकेटेड टीचर्स संवारेंगे आपके बच्चों का कल और बनाएंगे उन्हें सफल। बिकॉज ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश सरकार कल देहरादून में प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन आयोजित करने जा रही है। इस सम्मेलन में देश के अलग अलग हिस्सों में रह रहे प्रवासी उत्तराखंडियों को आमंत्रित किया गया है। साथ ही प्रवासी उत्तराखंड प्रकोष्ठ की वेबसाइट भी लॉन्च की गई है। इस वेबसाइट पर प्रवासी उत्तराखंडियों को राज्य सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और गतिविधियों की जानकारी दी जाएगी।
सम्मेलन में अलग अलग क्षेत्रों में अपनी योग्यता और कौशल से राष्ट्र और उत्तराखंड का नाम रोशन करने वाले प्रवासियों को सरकार सम्मानित करेगी। सम्मेलन दून विश्वविद्यालय में विभिन्न सत्रों में आयोजित होगा। 2 बार ये साल में आयोजित हो रहा है। आगे के लिए जैसी योजना होगी मुख्यमंत्री जी की, तो पहला तो ये हम 7 नवंबर को कर रहे हैं, जो देश के विभिन्न राज्यों के कर रहे हैं, और दूसरा सम्मेलन होगा जनवरी में, क्योंकि भारत सरकार भी एक प्रवासी भारतीय सम्मेलन करती है, जो हर साल 2 साल में एक बार जनवरी में होता है। तो उस सम्मेलन के तुरंत बाद हम अपने राज्य में भी एक प्रवासी सम्मेलन करेंगे, जिसमें विदेश में जो रह रहे हैं लोग, उनको हम इनवाइट करेंगे, तो उनके साथ दूसरी बार भी होगा। अभी क्योंकि ये पहली बार एक इंटरेक्शन हो रहा है, बहुत सारे प्रवासियों से परिचय भी नहीं है हम लोगों का, तो ये कोशिश ये है कि हम पहुंचे, जाने अपने प्रवासियों को। कुछ को जो बहुत वेल नोन है उनको सब जानते हैं, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे प्रवासी हैं जो बहुत अच्छा कार्य विभिन्न क्षेत्रों में कर रहे हैं, लेकिन अभी क्योंकि जान पहचान कम हुई है, तो अभी इन पहले इंटरेक्शन के बाद हमें एक आइडिया हो जाएगा कि हमारे प्रवासी कहाँ हैं। जैसे इसमें भले ही 300 लोग आ रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने कम से कम 4-5 हजार महत्वपूर्ण प्रवासियों तक अपना पहुंच बनाई है। एक उद्घाटन सत्र है जिसमें प्रोमिनेंट जो प्रवासी हैं वो बोलेंगे, और 3 सत्र और हैं, जिसमें से पहला सत्र उद्योग और पर्यटन का एक साथ है, उसके बाद हमारा कृषि, उद्यान और रूरल डेवलपमेंट, 3 सेक्टर्स पर है, और तीसरा जो है वो एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है संस्कृति, कि हमारे जो प्रवासी बाहर रहते हैं उनकी संस्कृति के प्रति उनका बहुत लगाव होता है, और बहुत सारे संस्थाएं हैं, कार्यक्रम होते रहते हैं पूरे दूसरे प्रदेशों में भी। तो उस सत्र में ये चर्चा होगी कि हमारी संस्कृति का प्रचार प्रसार और जगह जो हो रहा है वो कैसे उसको और समृद्ध किया जा सकता है। चमोली जिला मुख्यालय गोपेश्वर स्थित स्पोर्ट्स स्टेडियम में आज 4 दिवसीय राज्य स्तरीय बालिका वॉलीबॉल प्रतियोगिता आरंभ हुई। राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रमों की श्रृंखला में आयोजित प्रतियोगिता का उद्घाटन मैच देहरादून और चंपावत की टीमों के बीच खेला गया। देहरादून ने चंपावत को लगातार 2 सेटों में 25-22 व 25-13 से पराजित कर अगले दौर में प्रवेश किया। दूसरा मैच चमोली व पौड़ी के बीच खेला गया। पहले सेट में चमोली ने पौड़ी को 25-22 से पराजित किया, लेकिन दूसरे और तीसरे सेट में पौड़ी ने चमोली को क्रमशः 25-23 व 15-13 से शिकस्त देकर अगले दौर में प्रवेश किया। जिला क्रीड़ा अधिकारी गिरीश कुमार ने बताया कि प्रतियोगिता में प्रदेश के 12 जिलों की 150 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा ले रही हैं। मैच रात को दूधिया रोशनी में भी खेले जाएंगे। इससे पूर्व DRDA के परियोजना निदेशक आनंद सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। हमारा जनपद पहले से भी काफी स्पोर्ट्स एरियाज में आगे रहा है, और वॉलीबॉल में भी हमारे बच्चे बहुत अच्छा करेंगे। और जैसा कि हमें पता है, आज हमारे यहाँ जो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हो रही है, इस पे 12 जनपद प्रतिभाग कर रहे हैं, और पिथौरागढ़ किसी कारण से नहीं पहुँच पाए हैं, और सारे बच्चों से हमारी बात होगी। सारी तैयारी हमारी यहाँ पर है, पहले से भी हमारा वॉलीबॉल के लिए यहाँ पर हॉस्टल चल रहा है, सारे कोचेज रेफरी सारे तैयार है। मुझे आशा है कि बच्चे इसको एंजॉय करेंगे, स्थानीय लोग भी एंजॉय करेंगे, और आगे बच्चे इसको जिसमें इनको फायदा मिलेगा। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर महिला वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उत्तराखंड राज्य से सभी जनपदों से टीमें यहाँ प्रतिभाग कर रही है। लगभग 12 टीमें आ रखी हैं अभी तक जो पहुँची हैं, और इसमें सभी टीमों के खिलाड़ी बड़े राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी यहाँ पे प्रतिभाग कर रहे हैं। कुल मिला के लगभग 150 खिलाड़ी यहाँ पे प्रतिभाग करेंगे, और ये 4 दिवसीय प्रतियोगिता चलेगी, जिसमें विजेता और उपविजेता को पुरस्कृत किया जाएगा। प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रही खिलाड़ियों मनीषा व निकी ने बताया कि सीमांत क्षेत्र में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। राज्य स्तरीय व राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के आयोजन होने से यहां खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा और खेल के क्षेत्र में बड़ी संख्या में यहां के खिलाड़ी आगे बढ़ेंगे। कि आपको पता है कि यहाँ हमारे गोपेश्वर चमोली में टूर्नामेंट रखा गया है। ये चीज बहुत आगे सब जनपदों में जानी चाहिए, कि जिससे हमारे खिलाड़ियों को मौका मिलते रहे। लड़कियों के लिए ये चीज बहुत अच्छी है, कि जिससे उनको अपना करियर निखारने की जगह मिल रही है, उनको स्टेज मिल रहा है अपने आप को दिखाने के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि और जगहों भी ये चीजें हो। जैसे हमारी चमोली में बहुत सारी सुविधाएं दी गई है, हर चीज की डाइट प्रॉपर है, रूम अवेलेबल अच्छे से हुआ है, सब चीज की यहाँ अच्छी सुविधा है। मैं चाहती हूँ कि सब जगह हमें ऐसी सुविधा प्राप्त हो। पहले तो मतलब लड़कियों में क्रेज कम था, अब धीरे धीरे जैसे क्रेज बढ़ रहा है, तो लग रहा है कि लड़कियां आगे बढ़ी, क्योंकि सारी लड़कियां मेहनत करती है खेलने पे, मतलब हर जगह प्रतिभाग करती है, चाहे छोटी से छोटी जगह पे हो, बड़े से बड़ी जगह पे हो, हार जीत तो लगी रहती है, बट फिर भी हर लड़कियां वहाँ पे पार्टिसिपेट करती है।
छेड़छाड़ और हुड़दंग की घटनाओं को देखते हुए रामनगर पुलिस ने मंचलों, नशेड़ियों और हुड़दंगियों को सबक सिखाने के लिए बीती रात बड़े पैमाने पर ऑपरेशन रोमियो चलाया। इसके तहत 3 अलग अलग टीमें गठित की गईं, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में 120 से ज्यादा मंचलों, नशेड़ियों और हुड़दंगियों को हिरासत में लिया। इनके लिए रामनगर महाविद्यालय में अस्थायी जेल बनाई गई थी। अस्थायी जेल में एसपी सिटी प्रकाश आर्य, सीओ रामनगर भूपेंद्र भंडारी और नगर कोतवाल अरुण सैनी ने उनकी काउंसलिंग की। काउंसलिंग और चालानी कार्रवाई के बाद सभी को चेतावनी देकर सशर्त छोड़ दिया गया। एसपी सिटी प्रकाश चंद आर्य ने बताया कि इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। ऑपरेशन रोमियो का मकसद महिलाओं से होने वाली छेड़छाड़ की घटनाओं पर अंकुश लगाना है। देखिए, रामनगर के जैसे भवानीगंज है, सिलालपुर है, बैराज क्षेत्र है और वो सुनसान जगह जहाँ पर अक्सर शराबियों का डर रहता था, पुलिस द्वारा भारी फोर्स के साथ दबिश दी गई, जिसमें 120 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया है। इनका मेडिकल करा के उचित चालानी कार्रवाई की जाएगी। ये हल्द्वानी में 2-3 बार ये अभियान हो चुका है। इसी तर्ज पर यहाँ भी आज पहली बार हुआ है और निरंतर ये आगे भी जारी है। पिथौरागढ़ के जवाहर नवोदय विद्यालय में आज से तृतीय राज्य स्तरीय सीमांत पर्वतीय बाल विज्ञान महोत्सव आरंभ हुआ। 2 दिवसीय यह महोत्सव प्रख्यात भूवैज्ञानिक, पद्म विभूषण रहे प्रोफेसर के.एस. वाल्दिया की स्मृति में आयोजित किया जा रहा है। बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने महोत्सव का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित किया। उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद यूकॉस्ट की ओर से आयोजित किए जा रहे विज्ञान महोत्सव में राज्य के 6 सीमांत जिलों के 240 बच्चे हिस्सा ले रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने नई पीढ़ी में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करने के लिए इस तरह के आयोजनों को आवश्यक बताया। ये सीमांत पर्वतीय बाल विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और सौभाग्य से ये नवोदय विद्यालय के अंतर्गत हो रहा है और हम सबके मार्गदर्शक रहे, जिन्होंने हम सबका गौरव पूरे देश दुनिया में बढ़ाया। ऐसे प्रोफेसर खड़क सिंह वाल्दिया जी, जो हमारे इसी गांव के रहने वाले थे, उनकी स्मृति में, जिनके द्वारा पद्म विभूषण, पद्मश्री भी जिनको प्राप्त हुआ, ऐसे वैज्ञानिक, उनकी स्मृति में ये कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। इसमें लगभग 250 से ज्यादा हमारे बाल वैज्ञानिक यहाँ आए हैं और इन बाल वैज्ञानिकों ने, जो माध्यमिक और सीनियर डिवीजन के बच्चे हैं, उनके द्वारा प्रतियोगिताओं में 2 दिन तक ये सेमिनार रहेगा और इसके मार्गदर्शन के लिए हमारे यूकास्ट के माध्यम से बहुत सारे जो लोग हैं, जिन्होंने ख्याति प्राप्त की है विज्ञान की दुनिया में, वो इनका मार्गदर्शन भी लगातार करेंगे। तो ये अपने आप में बड़ी अच्छी पहल है और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए एक नया गाइडेंस जो वैज्ञानिक बनने की दिशा में, उसकी एक सोच है। इस सोच को आगे बढ़ करके इस सुंदर स्थान में, पिथौरागढ़ में, ये आगे बढ़ रही है। बाल विज्ञान महोत्सव में हिस्सा लेने आए अलग अलग जिलों के बच्चों ने अपने अपने विज्ञान के मॉडलों का प्रदर्शन किया। प्रतियोगी बच्चों ने बताया कि उन्हें इस कार्यक्रम से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। मुझे यहाँ आकर के बहुत अच्छा लग रहा है। जब मैं अपने घर में, जब मैं छोटी थी, तो मेरे मन में ये विचार आता था कि जो जैसे शहरी इलाके के बच्चे हैं, उन्हें मौका मिलता है कुछ भी करने के लिए और हमारे लिए उतना मौका नहीं, क्योंकि हम ग्रामीण इलाके से हैं जहाँ पर विकास अभी बहुत कम है। तो ऐसी पहल, सीमांत विज्ञान या चाहे वो विज्ञान महोत्सव हो, ऐसी पहलों से हमें मौका मिलता है और हम इससे बहुत खुश हैं। तो साइंस महोत्सव में हम क्विज में पार्टिसिपेट करने आए हैं। हम 3 लोग, हम साथ में टीम में आए हैं, चंपावत से आए हैं। हम चंपावत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यहाँ हम आए तो क्विज में पार्टिसिपेट करने हैं, जनरल साइंस सीख के आए हैं हम, लेकिन यहाँ से हम काफी कुछ सीख के जाएंगे। यहाँ काफी नए बच्चों से हमारी मुलाकात हो रही है, उनके एक्सपीरियंस हमें देखने को मिल रहे हैं। पोएम बना के लाए हैं, नई मॉडल बना के लाए हैं, तो हमें उनसे भी काफी कुछ सीखने को मिल रहा है। ना कि सिर्फ हम जनरल साइंस तक कन्फाइड है, हमें काफी कुछ एक्सपोजर मिला है यहाँ पर को, काफी नए एक्सपीरियंस मिले। कविता मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ यहाँ पर। मैं यहाँ पे लगातार 3 सालों से आ रही हूँ और यहाँ बहुत अच्छे प्रोग्राम होते हैं।
या अलग अलग मतलब शॉप्स लगी हैं और इतने सारे साइंटिस्ट हैं, इतने नॉलेजेबल हैं जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, अलग अलग चीज़ें लगी हैं, कहीं पे पेंटिंग लगी है, कहीं पे स्किन केयर लगा है, कहीं पे एक अलग सी आर्ट लगी है। तो यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और यहाँ का अरेंजमेंट बहुत अच्छा है। यहाँ से हम बहुत कुछ सीख के जाएंगे। इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट से हमें मिलने का भी मौका मिलेगा, हम उनसे बात करेंगे। गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने के बाद गंगोत्री का 1100 लीटर का जल कलश आज पशुपतिनाथ नेपाल के लिए रवाना हो गया है, जहां पूरे वर्ष इसी जल से भगवान पशुपतिनाथ का अभिषेक किया जाएगा। बीते दिन ये जल कलश हरिद्वार पहुंचा था। गंगोत्री धाम के रावल शिव प्रकाश महाराज जल कलश को लेकर निरंजनी अखाड़े में मां मनसा देवी चरण पादुका मंदिर पहुंचे, जहां उनका स्वागत निरंजनी अखाड़े के सचिव और मां मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष रविंद्रपुरी ने किया। स्वामी रविंद्रपुरी महाराज ने मां मनसा देवी चरण पादुका मंदिर से लेकर कलश को रथ में चढ़ाया, जिसके बाद यह कलश यात्रा पूरे विधि विधान के साथ नेपाल के काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ मंदिर के लिए रवाना हो गई। ये दीपावली महालक्ष्मी पूजा के दिन से प्रारंभ हो जाती है और भगवती गंगा जी का विगत वर्षों की बात इसी वर्ष सांगोपांग विधि से गंगा जी का दिव्य कलश भरा गया और आज हमारे दूसरा पड़ाव जो हरिद्वार में होता है, यहाँ पे अखिल अखाड़ा परिषद के परमाध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी जी, हमारा जितना संत समाज, युवा साधु संत समाज, सब लोगों ने बड़े तन्मयता पूर्वक भगवती गंगा जी का स्वागत किया और आज मुरादाबाद के लिए प्रस्थान कर रहे हैं और कल लखनऊ में रहेगा, फिर गोरखपुर में। ऐसी प्रकार से आगे चलते चलते कार्तिक शुक्ल दशमी के दिन हम भगवान शंकर को समस्त सनातनी धर्म प्रेम की सुख और शांति के लिए भगवान का महाअभिषेक करेंगे। वर्ष पर्यंत इसी जल से भगवान का अभिषेक होता है। 1100 लीटर का कलश है, जो विगत वर्ष हमारा 900 लीटर का था, इस वर्ष 1100 लीटर का है। निरंजनी अखाड़ा है, निरंजनी अखाड़े में जो है गंगोत्री से हमारे जो रावल जी है वो वहाँ से गंगा जल लेके आए हैं। ये जो गंगा जल है ये नेपाल में जा रही है। नेपाल में हमारे पशुपतिनाथ महादेव आपने सुना होगा और ये यात्रा जो है नेपाल तक जाएगी। वहाँ भगवान भोलेनाथ का अभिषेक होगा, उनकी पूजा होगी, उनकी अर्चना होगी, फिर ये यात्रा वहाँ पे समाप्त हो जाएगी और रावल जी जो है रथ लेकर के हरिद्वार वापस आ जाएंगे। नशा मुक्ति अभियान के तहत जागरूकता के प्रसार के लिए आज बागेश्वर में बाइक और साइकिल रैली निकाली गई। जिला प्रशासन, पुलिस व पर्यटन विभाग की ओर से संयुक्त रूप से आयोजित रैली को तहसील गेट से जिला अधिकारी आशीष भटगाई और पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर आर घोड़के ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिला अधिकारी ने इस मौके पर युवाओं का उत्साह बढ़ाने के लिए खुद भी बाइक रैली में भागीदारी करते हुए नशा मुक्ति का संदेश दिया। रैली गोमती पुल, एसबीआई तिराहा, सरयू पुल, पिंडारी रोड, आरे बाईपास, मंडल सेरा होते हुए पुनः तहसील रोड पहुंचकर संपन्न हुई। बागेश्वर की उप जिलाधिकारी मोनिका ने बताया कि रैली के माध्यम से लोगों से नशे से दूर रहने और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की गई। दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, तो उसमें आज एक बाइक रैली का आयोजन यहाँ पे किया गया था, जिसमें क्या कहते हैं कुछ हमारे साइकिलिस्ट थे और कुछ हमारे जो पुलिस विभाग के बाइकर्स भी थे। तो उसमें एक मूल उद्देश्य था कि नशा उन्मूलन के प्रति, ताकि हमारा जो समाज वो जागरूक बने और नशा से ज्यादा दूर रहे। और दूसरा जो यातायात के संबंध में जागरूकता कि लोग जितने भी हमारे यातायात के नियम है, चाहे वो हेलमेट पहनने से संबंधित हो, चाहे 2 सीटर पे 2 से ज्यादा लोग में बैठने में, उसके प्रति भी जागरूकता के लिए ये रैली का आयोजन किया गया था। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DD_News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड। हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को आप सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज DD News उत्तराखंड को भी फॉलो करें। नमस्कार।